क्या आप जानते हैं कि भारत का सुप्रीम कोर्ट दुनिया के सबसे ताकतवर कोर्ट्स में से एक माना जाता है? जी हाँ, 1950 से लेकर आज तक हमारे संविधान की व्याख्या करने और उसके रक्षक के तौर पर इसने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई है। तो आज हम इसी भारतीय न्यायपालिका के पूरे सिस्टम को समझेंगे। इसकी बनावट कैसी है, इसके पास क्या शक्तियां हैं और ये काम कैसे करती है। ये सब कुछ ताकि एग्जाम और पढ़ाई के लिए इसे समझना आसान हो जाए। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हमें न्यायपालिका की जरूरत ही क्यों है, फिर इसकी आज़ादी कैसे पक्की की जाती है, इसके बाद हम अदालतों के पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे, इसकी शक्तियों को जानेंगे, फिर समझेंगे कि जुडिशियल एक्टिविज्म क्या होता है और आखिर में संसद और न्यायपालिका के बीच के रिश्ते पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। आखिर हमें एक न्यायपालिका की जरूरत ही क्यों है? समाज में इसका असली रोल क्या है? जरा सोचिए, किसी भी समाज में लोगों के बीच, अलग अलग ग्रुप्स के बीच, यहाँ तक कि सरकार और जनता के बीच झगड़े तो होते ही हैं। तो ऐसे में कौन है जो एक एम्पायर की तरह निष्पक्ष होकर फैसला सुनाएगा? बस इसी सवाल का जवाब है न्यायपालिका। न्यायपालिका का सबसे बड़ा काम है कानून के शासन को बनाए रखना। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि कानून सबसे ऊपर है। कोई भी, चाहे वो कितना भी अमीर या ताकतवर क्यों ना हो, कानून से बड़ा नहीं है। और यही सिद्धांत एक देश को तानाशाही से बचाता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि न्यायपालिका जरूरी है, पर इसके सही से काम करने के लिए सबसे जरूरी शर्त है इसकी आज़ादी। तो चलिए देखते हैं कि ये आज़ादी मिलती कैसे है। तो जब हम कहते हैं कि न्यायपालिका आज़ाद है, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, इसके 3 बहुत ही जरूरी पहलू हैं। पहला, सरकार के दूसरे अंग यानी संसद और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकते। दूसरा, वे जजों के फैसलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और तीसरा, जो सबसे अहम है, जजों को बिना किसी डर या भेदभाव के काम करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। तभी तो वे निष्पक्ष न्याय कर पाएंगे। अब सवाल ये है कि इस स्वतंत्रता को पक्का कैसे किया जाता है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बैलेंस बनाया गया है। एक तरफ जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका यानी सरकार की एक बड़ी भूमिका होती है, तो दूसरी तरफ उन्हें हटाने की प्रक्रिया इतनी मुश्किल है कि उसे सिर्फ संसद ही एक विशेष बहुमत से पूरा कर सकती है। इसी संतुलन से जजों की आज़ादी बनी रहती है। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि हमारे यहाँ सबसे सीनियर जज को ही चीफ जस्टिस बनाने की एक परंपरा रही है, लेकिन इस परंपरा को 2 बार तोड़ा भी गया है। और जब ऐसा हुआ तो जाहिर है सरकार के इरादों पर और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल खड़े हुए। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत की अदालतों के स्ट्रक्चर यानी कि इसके ढांचे की। भारत में एक एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड न्यायिक व्यवस्था है, जहां सारी अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसे आप एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। सबसे ऊपर है हमारा सुप्रीम कोर्ट, फिर आते हैं हाई कोर्ट्स, उनके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और सबसे निचले लेवल पर हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, जिसका मतलब है कि ऊपर की अदालत का फैसला नीचे की अदालतों को मानना ही होता है। तो अब ये ढांचा तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि इन अदालतों, खासकर सुप्रीम कोर्ट के पास क्या-क्या शक्तियां हैं। चलिए अब इसके क्षेत्राधिकार यानी जुरिस्डिक्शन को समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को हम मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला है मौलिक क्षेत्राधिकार, मतलब कुछ ऐसे केस जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही सुने जा सकते हैं, जैसे केंद्र और राज्यों के बीच का विवाद। दूसरा है अपीलीय क्षेत्राधिकार, यानी निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनना। और तीसरा है सलाहकारी, जिसके तहत वो राष्ट्रपति को कानूनी मामलों पर सलाह दे सकता है। और इसके अलावा 2 और बहुत ही पावरफुल अधिकार हैं। पहला है रिट जारी करने का अधिकार, जैसे हेबियस कॉर्पस और मैंडेमस। ये सीधे सीधे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। और दूसरा है विशेष अनुमति याचिका। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट देश के किसी भी कोर्ट के किसी भी फैसले पर सुनवाई कर सकता है, मतलब अंतिम फैसला उसी का होगा। देखिए, न्यायपालिका का काम सिर्फ बैठे बिठाए केस सुनना नहीं है। समय के साथ इसने अपनी भूमिका को काफी बदला है और खास तौर पर समाज के सबसे कमजोर और वंचित लोगों तक पहुंचने की कोशिश की है। ये कार्टून न्यायिक सक्रियता यानी जुडिशियल एक्टिविज्म की भावना को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। एक जज का हथौड़ा जो एक पोस्ट बॉक्स पर लगे ताले को तोड़ रहा है, मतलब अदालत खुद आगे बढ़कर उन लोगों के लिए न्याय का दरवाजा खोल रही है जो शायद खुद उस तक कभी नहीं पहुंच पाते।
और इस बदलाव का सबसे बड़ा हथियार बनी जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम सब PIL के नाम से जानते हैं। इसने तो भारत में न्याय के मायने ही बदल दिए। और इसकी शुरुआत हुई 1979 में। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था जब कोर्ट ने कहा कि जरूरी नहीं है कि जिसका हक मारा गया है वही कोर्ट आए, उसकी तरफ से कोई और भी आ सकता है। और बस इसी एक फैसले ने कैदियों के अधिकार, पर्यावरण की सुरक्षा, बाल मजदूरी जैसे अनगिनत मुद्दों के लिए कोर्ट के दरवाजे खोल दिए। चलिए अब आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। ये है न्यायपालिका और संसद के बीच का रिश्ता, जो हमेशा से ही एक खींचतान भरा रहा है। तो ये तनाव है किस बात का? देखिए, एक तरफ संसद है जिसके पास कानून बनाने और यहाँ तक कि संविधान को बदलने की भी शक्ति है। तो दूसरी तरफ न्यायपालिका है जिसके पास ये देखने की शक्ति है कि संसद का बनाया कोई कानून संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो वो उसे रद्द कर सकती है। और ये खींचतान अपने चरम पर पहुंची 1973 में एक ऐतिहासिक केस में, जिसका नाम है केशवानंद भारती केस। इस केस ने भारत में शक्ति संतुलन की कहानी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बिल्कुल नया सिद्धांत दिया, जिसे कहते हैं मूल ढांचा सिद्धांत या बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, संसद संविधान में बदलाव कर सकती है, लेकिन वो संविधान के मूल ढांचे को, उसकी आत्मा को नहीं बदल सकती। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? कोर्ट ने ये भी कहा कि ये मूल ढांचा क्या है और क्या नहीं, ये तय करने का हक भी सिर्फ और सिर्फ उसी के पास रहेगा। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके रुकते हैं। अदालत ये साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि संविधान के इस मूल ढांचे में आखिर क्या क्या आता है? ये सवाल हमें न्यायिक शक्ति की प्रकृति और संविधान की व्याख्या के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।